नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक भरोसे का रिश्ता है, एक दूसरे की सेफ्टी का एक वादा है और अपने भाई बहन के आज के साथ उनकी फ्यूचर की फिक्र भी है। और जब बात भविष्य को सुरक्षित करने की हो तो सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, पैसों के मामले में भी सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। और आज के समय में जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। जिस फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया होता है उससे इंस्पायर होते हैं। पास्ट रिटर्न्स को देखकर हमें वो बेहतर लगने लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो फंड कल का स्टार था वो आज भी आपके लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निवेश करते वक्त आगे देखने की बजाय रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं। राखी पर हम अपने भाई बहन को ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो सिर्फ आज खुशी ना दे बल्कि आने वाले कल में भी काम आए। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड चुनते वक्त भी हम सिर्फ आज का रिटर्न नहीं, कल की संभावनाएं भी हमें देखनी चाहिए। कई बार कोई फंड लगातार शानदार प्रदर्शन करता है लेकिन उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है, निवेशक उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन क्या उस समय उसमें निवेश करना सही फैसला होता है? तो आज के इस शो में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड ही सबसे अच्छा फंड है? और आज हम बात करेंगे उस सोच की जिसे कह सकते हैं रेयर व्यू मिरर इन्वेस्टिंग, यानी सिर्फ पुराने रिटर्न देकर निवेश करना। हम समझेंगे कि फंड चुनते वक्त रिटर्न के अलावा और क्या देखना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि हमें लंबी अवधि के लिए सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड चुनने हो तो वो कौन से होंगे और क्यों होंगे। क्योंकि इस राखी पर सिर्फ राखी का बंधन मजबूत नहीं करना है बल्कि अपने भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग को भी मजबूत करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना एक खास शो, राखी गिफ्ट फ्यूचर है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, हमारे साथ पंकज मटपाल बने हुए हैं जो कि ऑप्टिमा मनी के फाउंडर हैं, और साथ ही हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और थैंक यू आने के लिए, और आप दोनों को भी इस फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा, आमतौर पे जब रक्षाबंधन की बात होती है तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भाई हमें गिफ्ट्स मिलेंगे अपने भाइयों को राखी बांध के, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं या जो इंडिविजुअल्स मिस करते हैं, वो ये कि सिर्फ प्रोटेक्शन फिजिकली या इमोशनली नहीं होती बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सीरियसली लेना कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली, पंकज जी आपको, दीपाली आपको एंड सीएनबीसी के सारे व्यूवर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे हिसाब से ये त्यौहार में जब भाई बहन मिलते हैं तब हम राखी बांधते हैं और भाई हमें कहीं ना कहीं वो कवर देते हैं, पैसे देते हैं। हम कहते हैं ना वो भी एक सिक्योरिटी का ही प्रतीक है। सो रक्षाबंधन हम कहते हैं ना जो रिलेशन है उसकी सिक्योरिटी करना। तो वैसे अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दीपाली, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी चीज़ पैसे के बिना अधूरी है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, हम हमेशा यही देखते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। आज की जो परिस्थिति है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि रेयर व्यू मिरर या पास्ट किस तरीके से हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन जब हम बैठते हैं एंड हम समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि भाई आज जो परिस्थिति है उस हिसाब से फ्यूचर के किस हिसाब से प्लानिंग की एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अगर करी है माइंड में एंड प्रैक्टिकली उसके तौर तरीके अपना लिए हैं जिंदगी में, तो बहुत खुशहाल जिंदगी हो जाती है। मेरे ख्याल से स्ट्रेस की कोई बात नहीं होती। और इस तरीके के त्योहार में जब मिलते हैं तब एक दूसरे को वो बूस्ट करना कि भाई अब गोल्ड लिया कि नहीं लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कि नहीं, मार्केट अभी नीचे है तो टाइम है इन्वेस्टमेंट का। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ये फिजिकली आप उनको कुछ गिफ्ट दे दो, हम तो कहते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ आप एक कोई गिफ्ट दे दो, या आप गोल्ड की तरफ अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा कोई गिफ्ट दे दो जहाँ पे हम एक दूसरे को नॉलेज के साथ साथ एक फाइनेंशियल गिफ्ट भी दे सकते। और अगर म्यूचुअल फंड गिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं पंकज जी, तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो एनवलप मिल रहा है, उसको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा, हम हर फेस्टिवल पे कहते हैं कि शुभ टाइम होता है, इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना एक बात है, बट सही इन्वेस्टमेंट करना एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदना या फिर राइट म्यूचुअल फंड खरीदना कितना इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल दीपाली जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको, पूजा जी, आपको और CNBC आवाज़ के सभी व्यूवर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो पूछा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं हमसे, तो क्या कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स बताइए या कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की जब बात होती है तो ये तो मतलब जो पास्ट में जिन स्कीम्स ने रिटर्न अच्छे दिए हैं वो के बेस्ट परफॉर्मिंग हो गए। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो आगे के लिए क्या अच्छा है, दूसरी बात वो अच्छा भी है पर आप पे सूटेबल है कि नहीं है। तो सवाल आपने पूछा कि क्या फंड लेते समय सिर्फ ये है कि रिटर्न्स की बात है, तो सूटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उसके हिसाब से शायद आपके लिए सारे फंड सूटेबल नहीं होंगे। तो किसी के लिए हो सकता है कि थीमेटिक फंड भी बहुत सूटेबल हो और किसी के लिए शायद एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना भी सही ना हो। तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए क्या सही है, क्या वो आपका जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा, ये जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इनफैक्ट पूजा, अब आप इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, आई एम श्योर फैमिली में जब गैदरिंग होती होगी ऐसे फेस्टिवल्स पे, तो ये सवाल आपसे ही पूछा जाता होगा, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स बताइए, कहाँ निवेश करना चाहिए। बड़ा डिफिकल्ट होता होगा ये आंसर करना, जैसे पंकज जी ने भी कहा, क्योंकि आमतौर पे इन्वेस्टर्स यही करते हैं, पास्ट फंड्स को चेस करते हैं, जिससे हम रियर व्यू इन्वेस्टिंग की जो बात कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से खरीद लेते हैं। आप हायर NAV पे भी ले सकते हैं, हो सकता है वो पोटेंशियल आगे ना दिखाई दे। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कोई भी फंड चुनने से पहले, बट सवाल आपसे ही पूछा जाता होगा, आई एम श्योर, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स। यस दीपाली, यू आर वेरी मच राइट। एक्चुअली क्या होता है मेरे हिसाब से ना, आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की ही बात कर रहे हैं, हम हाल ही में भी देख रहे हैं काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो क्लासिक फंड्स हैं, रिटर्न्स नहीं आए हैं, तो चर्चाएं हो रही है, अरे मेरे पोर्टफोलियो में ये फंड है, अरे पूजा अगर ये फंड है मेरे पोर्टफोलियो में तो क्या लग रहा है। सो मुझे लगता है कि हम जब रिटर्न्स के मैं एकदम बेसिक सा अगर इसका जवाब दूं ना दीपाली, हर इंसान रिटर्न देखता है, रिटर्न रोज बदलता है, ठीक है, मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होती है तो रोज बदलता है। हमने वो रिटर्न कब कमाया? जब हमने बेचा। आपने अलग बेचा, पंकज जी ने अलग बेचा और मैंने अलग बेचा, मतलब मैंने 2 साल बाद बेचा, पंकज जी ने भी 6 महीने बाद बेचा और मैं 5 साल बाद बेचूंगी। तो जिस दिन मैं उसको सेल करूंगी उस दिन के हिसाब से मेरे को एवरेज रिटर्न मिलेंगे। तो जो फंड रिटर्न दे रहा है और जो वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है, हम उस बेसिस पे क्यों सोच रहे हैं कि मेरा रिटर्न कम हो गया? अरे तुम्हारा रिटर्न तो तब कम होगा ना जब तुम बेचोगे, तुम तो होल्ड करके बैठे हो। सो बेसिकली बेसिक सी चीजें हैं दीपाली। ये क्या होता है कि रिपोर्ट कार्ड में जब मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं ना, तब कैसे उनकी हम जजमेंट ले लेते हैं कि भाई ये बंदा ठीक से परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन हम सब ने देखा हुआ है कि स्कूल में जिसने कम मार्क्स भी लाए हैं या शायद वो फेल भी हुआ हो, उसने जिंदगी में कितना अच्छा कामयाबी पाई होगी। सो मैं ये कहती हूँ कि फंड मैनेजर जो रिटर्न देने की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ उसकी सोच समझ से नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हम देख रहे हैं 1.5 साल 2 साल से मार्केट में जो FIIs की वजह से हो रहा है या वैल्यूएशंस की वजह से हो रहा है या मार्केट कैप को एक चल रहा है नहीं चल रहा है, सेक्टर्स जैसे पंकज जी ने कहा। सो अगर हमने सही तरीके का पोर्टफोलियो लिया है और उसमें जो 5-6 फंड्स हम हमेशा बात करते हैं अगर वो हैं, तो भले नीचे जा रहा है ना, आपने तो SIP करी है। और वैसे भी पूजा रिटर्न्स तो काफी हद तक निर्भर, इस बात क्वालिटी तो डेफिनेटली मैटर करती है, बट उसके अलावा ये भी बहुत मैटर करता है जो आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी खरीदने की, आपकी बेचने की टाइमिंग क्या है, उस पर आपके रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं, चाहे वो खराब फंड हो या चाहे वो अच्छा परफॉर्मिंग फंड हो। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पंकज जी, फिर एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? पास्ट रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए? देखिए, ऐसा तो नहीं कहूँगा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न से आपको मालूम चलता है कि डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर कोई फंड मैनेजर सिर्फ मोमेंटम को चेस कर रहा है तो अच्छे समय में रिटर्न्स आ जाएंगे, पर खराब समय में उन्होंने किस तरह से रिस्क को मैनेज किया था वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक बात तो समझ में आती है कि कोई पुराना फंड है, मतलब 1 साल का नहीं कहूँगा कि उसने पिछले 5 साल में 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 10 सालों में डिफरेंट तरह की सिचुएशन रही होगी, तो एक आइडिया मिलेगा। बट अब समझना जरूरी है
10 साल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या फंड मैनेजर वही है या चेंज हो गया है? परिस्थितियां वही हैं कि अलग हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन 10 सालों में जो चीजें थी आगे भी वैसी ही रहेंगी। तो इसके लिए एक आइडिया तो लग सकता है, बट ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो पर। जहां आप निवेश कर रहे हो उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कैसी क्वालिटी है अंडरलाइंग असेट्स की। दूसरी बात, फंड मैनेजर पास्ट में जो परफॉर्म कर रहे थे, अगर वो सेम फंड मैनेजर भी है, लेकिन अब की स्थितियों में क्या उन्होंने अपने आप को बदला है कि नहीं बदला है? बिकॉज आपने देखा होगा कि एक टाइम पर लार्ज कैप की डेफिनेशन अलग थी, आज अलग है। मिड कैप की अलग थी, आज अलग है। सिचुएशन बदल गई है। तो आपको हमेशा निवेश करते समय पास्ट से सिर्फ आप इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे होता है ना, आप अगर पहली जॉब में जा रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या देखेंगे? स्टूडेंट मतलब जो कैंडिडेट आ रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ। लेकिन बाद में वो मैटर नहीं करता, बाद में उसने कैसा परफॉर्म किया है, क्या आगे कर सकता है, वो मैटर करता है। तो एक आपको इनिशियली ये मिल सकता है कि वो रिपोर्ट कार्ड है कि पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। आगे कैसा कर पाएगा ये निर्भर करेगा कि उस फंड मैनेजर ने कैसे कैसे बदलाव समय पर किए हुए हैं, आज कैसा कर रहा है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसी है, उसके ऊपर। और फिर दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके गोल के हिसाब से क्या वो जो फंड है या जो कैटेगरी है वो सूटेबल है कि नहीं है। इन बातों के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए, ना कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर। मैं थोड़ा सा ऐड और करूंगा। देखिए क्या हुआ था, कुछ समय पहले सब लोग बात कर रहे थे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की। मैं इनफैक्ट उसी पे आना भी चाहती थी, बट आपने अच्छा हुआ मेंशन किया, बताइए। मुझे क्योंकि वो लगा बहुत रेलेवेंट है। अभी बहुत यूफोरिया इस फंड को लेकर। एग्जैक्टली। हर इन्वेस्टर इसको खरीदना चाहता है, कंसीडरिंग इसने इतने कमेंडेबल रिटर्न्स दिए। हाँ, लेकिन अभी पिछले एक साल में कोई रिटर्न्स returns नेगेटिव नहीं आए, है। डेफिनेटली। ठीक है, वही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात कर लीजिए, टाटा स्मॉल कैप फंड की बात कर लीजिए। ये फंड जो एक समय में फैंसी फंड्स थे, फैंसी फंड थे। हर शो में अपने योर मनी में सब यही पूछते थे कि मुझे इसमें हाँ ले लें क्या, ले लें क्या। और आप कहते हैं सर मैं रुका रहूं यहाँ पे, इन्वेस्टेड रहूं या निकल जाऊं, है ना। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आप ये नहीं समझ पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो फंड्स खराब हैं, बिल्कुल मत समझिए। बट मैं आपसे पूछने वाली हूँ आगे। बिल्कुल आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा अभी उन सभी के बारे में। लेकिन पहला सवाल जो आपका ये था कि पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं उससे सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया लगता है, बट कभी भी आप इस हिसाब से निवेश ना करें कि आपने वो मनी कंट्रोल पे गए और वहां पर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड निकाले आपने और उसमें निवेश कर डाला और फिर कुछ समय में वो परफॉर्म नहीं करता है, फिर सवाल आता है कि निकल जाऊं क्या मैं। चलिए, तो इस दुविधा को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके के शो जो हम लेकर आते हैं, पर्पस यही होता है कि गाइड किया जाए, उनको एक राइट अप्रोच बताई जाए। अच्छा पूजा, अगर टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड्स देखें पिछले 1 साल के, 2 साल के, तो वो कौन से रहे हैं? और एक ये भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पंकज जी ने कहा, जरूरी नहीं है कि पास्ट रिटर्न्स अच्छे रहे तो वो खराब ही हैं जी, या फिर वो बेहतर ही हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे व्यूअर्स के, ताकि उनको समझ में आए कि भाई फैंसी को या यूफोरिया को फॉलो करना कितना जायज है। तो कौन से वो फंड्स रहे आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, एक लिस्ट निकाली थी मैंने दीपाली, जिसमें मोतीलाल मिड कैप, जैसे पंकज जी ने भी कहा, 2024 में 57% था। 2025 में -12%। तो अगेन क्योंकि यू नो मिड कैप कंप्लीट रिवर्सल हो चुका था उस टाइम पे, अगेन मोतीलाल का ही फ्लेक्सी कैप 45% 2024 में CAGR था एंड 2025 में -5%, क्योंकि अगेन हमने वहाँ से देख लिया था कि पूरा जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही थी वो क्लियर इफेक्ट आ रहा था। एंड फ्लेक्सी कैप में क्योंकि लार्ज कैप ज़्यादा पोर्शन था, FIIs में पैसे निकालना शुरू कर दिया था, तो इफेक्ट। बंधन स्मॉल कैप भी अगेन 43% लास्ट 1 ईयर में वो -1% पे चला गया, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वैल्यूएशंस भी एकदम से अंडर परफॉर्मिंग पे चले गए थे। एंड स्मॉल कैप साइकिल्स भी मेरे हिसाब से उनकी भी एक सिक्लिकल नेचर होती है। जिस हिसाब से हम सेक्टोरल की बात करते हैं, स्मॉल कैप्स की बात करते हैं, CPSE जो हम PSU थीमेटिक में बात करते हैं, थीमेटिक तो वैसे ही 3-3 साल के साइकिल्स में चलता है नॉर्मली, जैसे हमने अभी IT भी देखा। सो क्या होता है कि थीम जब परफॉर्म करता है ना, वो साल में मुझे लगता है, आई थिंक पंकज जी भी अग्री करेंगे, कि मोर देन 40-50%। जैसे डिफेंस ने तो आई थिंक 100% दिया था, और उस टाइम तो यूफोरिया जो आपने वर्ड यूज किया कि सब मेरा डिफेंस में SIP शुरू कर दो, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। फिर हमने देखा कि एकदम से ऑफ कोर्स बंद पड़ा है। वैसे कंजम्पशन कैटेगरी भी आई थिंक पंकज जी अग्री करेंगे इस बात पे कि तो पूरे जिन फंड्स का आपने अभी नाम लिया जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं और पिछले 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, इनमें से कोई फंड ऐसा लग रहा है अभी की जो जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जा सकती है? जैसे अभी पराग पारेख की भी मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बात किया, इसमें मेरा 5th नाम पराग पारेख ही था, क्योंकि ऑब्वियस ये है। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम फंड के स्टाइल की बात करें या फंड मैनेजर की बात करें, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है। मुझे लगता है कि अगर आपने SIP करी हुई है तो आप उसको कंटिन्यू करें। कोई भी फंड ने अगर 1 आध साल में, जैसे हमने आज बात की ना कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया,
फिर नेक्स्ट ईयर खराब रिटर्न दिया। अगर कंसिस्टेंटली मार्केट अच्छी चल रही है, पियर्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो फंड अगर रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, आप पराग पारेख का एक एग्जांपल दें, लेकिन उनकी टीम ने आके उनके सारे जो फंड पिक्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हमने बैंकिंग रखा हुआ है, हमने आईटीसी रखा हुआ है या व्हाटएवर। तो अब उनकी बारी है उसको करेक्ट करना। आप बिलीव करते इतना बड़ा फंड एयूएम है, वो उन्होंने ऑलरेडी इतनी अच्छी क्वालिटी पिकिंग कर रहे हैं, वैल्यू स्टाइल पिकिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा इंटरनेशनल भी एक्सपोजर मेंटेन किया और कैश में रहते हैं, हर टाइम पे अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंड मैनेजर को अपने पोर्टफोलियो से जाने नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो यानी आपका कन्विक्शन है Yes. पराग पारेख। ओके, फेयर एनफ। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार पूजा और पंकज जी के टॉप 4 फंड चॉइसेस तो पूछेंगे ही, लेकिन पंकज जी का सवाल अभी एक ड्यू है, उनसे समझना है कि उनके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से उनका कन्विक्शन अभी भी किन फंड्स के साथ है, ये भी समझेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल राखी गिफ्ट फ्यूचर हिट और हमारे साथ हैं पंकज मटपाल और पूजा भिंडे। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए जब बात होती है पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, इन्वेस्टमेंट्स की, और पास्ट रिटर्न्स को देखकर स्ट्रैटेजी बनाना कितना आइडल है। तो पंकज जी, आपकी लिस्ट में कौन से हैं वो टॉप फंड्स जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमा कर दिया है पिछले कुछ सालों में, और उनमें से कौन से आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू होल्ड करते हैं, और कौन से वो फंड्स हैं जो आपको लगता है कि शायद अभी थोड़ा पॉज देना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि फ्यूचर में कहाँ करना चाहिए, तो बहुत सारी और बातें भी होती हैं, जैसे कि फंड का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, या उसमें आप देखेंगे पूरा लार्ज कैप ही एक्सपोजर है और आपको लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप बेटर रहेगा, तो वो हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। पर बात जो चल रही थी ना अभी, जैसे पूजा बता रही थी और मैंने भी जिक्र किया था, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, आप देखेंगे उन्होंने 24 और 25 की बात की, 24 में फंड ने परफॉर्म किया, 25 में नहीं किया। हम अगर 26 की बात करें अभी की, तो फिर से रिटर्न जो नेगेटिव हुए थे पॉजिटिव हो गए हैं। तो एक बात समझ में आती है, अभी भी यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, पिछले 5 साल में वो अभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 25% का उसका अराउंड CAGR है। तो आपने देखा, यदि निवेशक 2025 में निकल गए, जिस वक्त रिटर्न्स काफी नेगेटिव हो गए थे, आज शायद पछता भी रहे होंगे, रिटर्न्स अब पॉजिटिव हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको लगे कि फंड अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, और वो फंड की एनएवी नीचे आ गई है, उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में यदि आप और निवेश कर देंगे तो जब वो सुधार आएगा वहां पर उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। जो आपने भी कहा था टाइमिंग, तो यदि टाइमिंग ऐसी है कि फंड का स्टाइल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उस वक्त पर वो स्टाइल नहीं चल रहा है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, और उस वक्त यदि एनएवी नीचे है और आपने ज्यादा निवेश कर दिया तो फायदा और भी ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से, जैसे उदाहरण के तौर पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने 5 साल का एवरेज बहुत अच्छा है, 2025 में खराब था, 24 में बहुत अच्छा था, 26 में वापस जो पूजा जी ने अभी नंबर बताए थे, अब अगर आप आज देखेंगे रिटर्न्स पॉजिटिव है उसके, अगेन नेगेटिव नहीं है। तो इसके लिए अगर आप मुझे जानना चाहें आगे के लिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने पहले खराब किया था अब अच्छा किया है, पर कहाँ करना चाहिए उसकी भी अगर आप परमिशन दें, मैं नाम भी बता देता हूं। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आगे को देखते हुए ये मुझे बेटर लगता है। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी का अच्छा फंड है, इसमें निवेश किया जा सकता है। महिंद्रा मेनुलाइफ का मल्टी कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मैंने 4 में नाम नहीं लिया, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच वाला, फोकस अप्रोच वाला अपने आप में एक बहुत बेहतरीन फंड है। तो इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। पास रिटर्न्स तो मेरे हिसाब से सिर्फ बेसिक आइडिया दे सकते हैं, मोर इंपॉर्टेंट इज ओनली द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर स्कोप फ्रॉम द स्कीम्स। तो यानी यहाँ पर पंकज जी ने 4 नई चॉइसेस भी बताई, और पास रिटर्न्स जिन्होंने काफी अच्छे थे उसके बेसिस से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इनको अच्छा लगता है। पूजा ऑलरेडी बता चुकी हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप उनको बेहतर लगता है। अच्छा पूजा, मैं आपके फंड्स पूछूंगी आगे, लेकिन उससे पहले जैसे हम बात करते हैं, अब तो इतनी सारी कैटेगरीज इन्वेस्टर्स के पास हैं, जब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात आती है, वो एक समय था जब हम सिर्फ लार्ज मिड स्मॉल कैप के साथ पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करते थे, लॉन्गर टर्म के साथ। अभी तो इंडेक्स फंड की बात भी है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी अभी पंकज जी ने जिक्र किया। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर जो व्यूअर इस तरीके के शोज देखता है उसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक पोर्टफोलियो बनाना है तो एक फ्लेक्सी कैप ले सकता है, एक मल्टी कैप ले सकता है, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का कंपोजिशन भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहा है, कौन सी वो 4-5 बातें हैं जिसको उसे ध्यान देना है कि इन कैटेगरीज में भी कौन सा फंड चुनना है?
क्या रिसर्च उसको खुद करनी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की भी है जब हम पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है दीपाली। सो मेरे हिसाब से कभी भी कोई भी इन्वेस्टर क्यों ना हो, अगर आप चॉइस करने बैठे हैं, सबसे पहले 4-5 फंड से ज़्यादा ना रहें, ठीक है। नए इन्वेस्टर्स हैं तो सेक्टोरल स्मॉल कैप से बचें, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा नहीं रखें। अगर ऑलरेडी सीजनड इन्वेस्टर हैं और एडिशनल फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मोमेंटम उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड स्मॉल, ये जो नॉर्मल कैटेगरीज, इसमें मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अगर वैल्यू या कॉन्ट्रा ऐड कर सकते हैं। एंड मल्टी एसेट, क्योंकि ये कैटेगरी एकदम उभर के आई है और जिसमें गोल्ड सिल्वर मिल जाता है, इक्विटी के सामने आपको डेट और दूसरे एसेट्स भी मिल जाते हैं। पूजा, मैं आपके टॉप 4 फंड्स ही पूछूंगी, उससे पहले पंकज जी क्विकली एक चीज़ और, आप दोनों ही यौमनी शो में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि यूजुअली इन्वेस्टर्स के पास पोर्टफोलियो तो उन्होंने ठीक बनाया 4-5 फंड्स का, लेकिन जब उन्हें लमसम डिप्लॉय करना होता है तो वो नई कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। ये कितनी राइट अप्रोच है? एक और चीज़ कि सपोज कीजिए उनके पास पुराने 8 फंड्स थे, वो उन्होंने कंसोलिडेट करके 3-4 फंड्स अब रख लिए हैं, लेकिन पुराने फंड्स भी होल्ड कर रहे हैं, तो क्या ये सही अप्रोच होती है या इसको ऐसे नहीं करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है। यदि वो कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में नहीं थी, भाई पैसा आया और आपको करना है, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी वो कैटेगरी पहले से है, आप एक नया स्कीम और देखी, फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया। अभी हम बात करते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। 2024 तक ये कैटेगरी लोगों के पोर्टफोलियो बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम पर गोल्ड सिल्वर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उस टाइम पर सब लोग स्मॉल कैप के पीछे पड़े हुए थे और बाकी इक्विटी फंड्स थे। जैसे ही सोने और चांदी में तेजी आई, उसकी वजह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पॉपुलर बन गया और इसीलिए उनके रिटर्न्स भी कितने कमेंडेबल रहे। बट रिटर्न्स आए बिकॉज उस वक्त पर कमोडिटी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए, वो कैटेगरी नहीं थी, भले वो मुझे मालूम है कि रिसेंसी बायस की वजह से ऐड किया गया है, पर वो ऐड हो गया, एक वजह थी। बट ऐसा नहीं है कि आप टाइम पर देखें भी डिफेंस ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो भी ऐड कर लिया, कल कंजम्पशन करेगा तो वो कर लेंगे। तो ऐसे बार बार बदलिए मत, और बहुत सारी कैटेगरी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में 70-80% जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं, लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स, मल्टी कैप फंड, और जो 20-30% है वो रखिए इस चीज के लिए कि जब समय आएगा उस वक्त पर कुछ टैक्टिकल एलोकेशन के तहत कुछ अच्छा आप पैसा बना सकते हैं, उतना कर सकते हैं। पर जैसा आपने पूछा कि पहले के फंड्स का क्या करें, तो यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फंड्स हो गए तो निकल जाइए। अगर वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये सोच के कि मेरा वाला भाव आएगा तब निकलूंगा, वैसा नहीं होता है। जहां आपको लगे कि अब यहां पर मुझे लॉस बुक करना है, या फिर ठीक है जो होना था हो गया है, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, अब यहां पर इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो निकल जाइए उससे। थोड़ा सा आपको अपने कैपिटल गेन टैक्स का देखना होगा, उसके हिसाब से प्लान करते हुए। लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत सारा मतलब से क्लटर कर देना मेरे हिसाब से वो बहुत फायदेमंद साबित नहीं होगा। बिल्कुल, थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो कंपोजिशन के हिसाब से। तो चलिए, पंकज जी तो ऑलरेडी अपने टॉप 4 फंड चॉइसेस बता चुके हैं, पूजा की चॉइसेस पूछ लेते हैं। पूजा बताइए, जो व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी अगेन कैटेगरीज के हिसाब से मल्टी कैप में व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, लार्ज मिड स्मॉल तीनों आ जाएगा। मिड कैप में हमेशा प्रेफर करती हूँ होना चाहिए पोर्टफोलियो में कोटक मिड कैप। एक वैल्यू स्ट्रैटेजी DSP वैल्यू, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। एंड फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप क्लासिक है, लेकिन पराग पारेख अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो ये नहीं कि मैं उसको चेंज करके ये कर दूं, आप पराग पारेख में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी दीपाली, कि रिटर्न्स को अगर हम ना देखें और जिस टाइम पे रिटर्न्स कम आ रहे हैं ना, 12-11% से कम आ रहे हैं ना, उस टाइम पे आप थोड़ा यूनिट्स के कॉलम पे ध्यान दें। ज्यादा कि allocation एक साल में रिटर्न नहीं दिखा, लेकिन यूनिट कहाँ था और कहाँ पहुंचा है, तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रक्षाबंधन मैं कहूंगी सिर्फ रिश्तों की रक्षा ना करें, अपने पोर्टफोलियो की भी रक्षा करें। और वही हमने शो के जरिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए वो बताने की कोशिश करते हैं। और होप भी ये करते हैं कि शो के जरिए काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, हालांकि काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं हमारे, तो वो ये बात समझे होंगे। वेल, थैंक यू पूजा एंड पंकज जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।